पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय स्थान रखता है। उनका जीवन संघर्ष, साहस, धैर्य और बलिदान की एक ऐसी कहानी है जो सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जीवंत है। पृथ्वीराज चौहान का नाम भारतीय वीरता और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। इस विस्तृत जीवन परिचय में हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन के हर पहलू का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें उनके जन्म से लेकर उनकी वीरगति तक की घटनाओं का उल्लेख होगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि और प्रारंभिक जीवन, वंश और परिवार। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश में हुआ था, जिसे चहमान वंश भी कहा जाता है। चौहान वंश राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों में से एक था, जिसका इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ था। इस वंश ने राजस्थान के कई प्रमुख क्षेत्रों पर शासन किया और इसे उस समय की महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था, जो अजमेर और दिल्ली के शासक थे। उनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो एक धार्मिक और सुसंस्कृत महिला थी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली राजवंश में हुआ, जिसने उन्हें बचपन से ही शक्ति और संपत्ति से परिपूर्ण किया। बचपन और शिक्षा। पृथ्वीराज चौहान का बचपन शौर्य और वीरता से भरा हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अपनी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उनमें जन्म के समय ही उनके माता पिता ने यह महसूस किया कि उनका पुत्र एक अद्वितीय योद्धा बनेगा। प्रारंभिक शिक्षा और शस्त्र विद्या राज्य के प्रमुख गुरुओं द्वारा की गई। उनके गुरु विद्यासागर ने उन्हें वेद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी। इसके साथ ही उन्हें युद्ध की विभिन्न रणनीतियों और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया गया। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में उनकी विशेष रुचि थी और उन्होंने कम उम्र में ही इन सभी विधाओं में महारत हासिल कर ली थी। प्रारंभिक धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उन्होंने अपने पुत्र को धार्मिक शिक्षा और मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने अपने पुत्र को धार्मिक उत्सवों, पूजा और अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनके बचपन के दिनों में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने उनके भविष्य के निर्माण और कृत्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य अभिषेक और प्रारंभिक शासन। राज्य अभिषेक 1179 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को उनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद अजमेर का शासक बनाया गया। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में राज्य की बागडोर संभालना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से यह कार्य बखूबी निभाया। उनके राज्याभिषेक के समय अजमेर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद राज्य के कई शत्रु और पड़ोसी राजाओं ने अजमेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। पृथ्वीराज ने अपनी साहसिक और रणनीतिक सोच से इन खतरों का सामना किया और अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। प्रारंभिक शासन। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की शुरुआत में ही उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनमें राज्य अभिषेक के बाद राज्य के कई वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों ने उनकी उम्र को देखते हुए उनकी क्षमता पर संदेह किया, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी नेतृत्व क्षमता और समझदारी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया और
अपनी सेना को सशक्त बनाया। उन्होंने अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुधारात्मक कदम उठाए और प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनके शासनकाल में अजमेर और दिल्ली में कई विकास कार्य किए गए। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और शांति की स्थापना के लिए कई सुधार किए। उनके शासनकाल में न्याय प्रणाली को मजबूत किया गया और प्रजा को न्याय दिलाने के लिए कई नए कानून बनाए गए। किले और स्थापत्य कला। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कई मजबूत किले का निर्माण करवाया। उन्होंने अजमेर और दिल्ली में कई वास्तुशिल्पीय कृतियां को निर्माण किया जो आज भी उनके शासनकाल की महानता का प्रतीक है। उन्होंने कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का निर्माण करवाया जो आज भी उनके शासनकाल की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माने जाते हैं। प्रमुख युद्ध और विजय। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी, जो गोरी साम्राज्य का शासक था, ने भारत पर आक्रमण किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ाई की और मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन का यह पहला युद्ध भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध ने पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना की ताकत और रणनीतिक कौशल का बखूबी इस्तेमाल किया। गोरी को बंदी बना लिया गया लेकिन पृथ्वीराज ने उसे क्षमा करके रिहा कर दिया। यह युद्ध पृथ्वीराज की वीरता और दया का प्रतीक है। इस घटना से स्पष्ट होता है कि पृथ्वीराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक उदार और धार्मिक शासक भी थे। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने फिर से भारत पर आक्रमण किया और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया। इस बार मोहम्मद गोरी ने एक सशक्त और संगठित सेना के साथ हमला किया। पृथ्वीराज चौहान ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन संख्यात्मक बल और रणनीतिक चूकों के कारण वे पराजित हो गए। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। तराइन का दूसरा युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध के रूप में माना जाता है। इस युद्ध की हार ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया क्योंकि इसके बाद दिल्ली पर मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। पृथ्वीराज चौहान की पराजय ने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। गोरी के साथ अन्य संघर्ष। मोहम्मद गोरी के साथ उनके संघर्ष केवल तराइन के युद्धों तक सीमित नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच कई और छोटे मोटे युद्ध भी हुए। इन युद्धों में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी बहादुरी और कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उनके संघर्ष ने यह स्पष्ट किया कि वे एक साहसी और अडिग योद्धा थे जिन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। इन युद्धों के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कड़ी मेहनत की। संयोजिता की प्रेम कहानी। संयोजिता का स्वयंवर। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी उनकी वीरता। कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से उनका प्रेम प्रसंग एक अद्वितीय घटना है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच राजनीतिक विरोध था और जयचंद ने संयोगिता
के स्वयंवर का आयोजन किया, लेकिन पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं भेजा। संयोगिता, जो पृथ्वीराज की वीरता और साहस से प्रभावित थी, ने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति को वरमाला पहनाई। यह घटना उनके साहस और प्रेम की प्रतीक मानी गई है। पृथ्वीराज चौहान, जो पहले से ही संयोगिता से प्रेम करते थे, ने स्वयंवर स्थल पर पहुंचकर संयोगिता का अपहरण कर लिया। इस घटना ने उनकी प्रेम कहानी को इतिहास में अमर बना दिया। संयोगिता का अपहरण। संयोगिता का अपहरण भारतीय इतिहास में एक प्रमुख घटना थी। यह घटना न केवल पृथ्वीराज की प्रेम कहानी का एक हिस्सा थी, बल्कि उनके साहस और वीरता का भी प्रतीक थी। संयोगिता के अपहरण के बाद जयचंद और पृथ्वीराज के बीच तनाव और बढ़ गया। जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे, लेकिन पृथ्वीराज ने अपनी चतुराई और साहस से हर बार उन्हें विफल कर दिया। यह घटना उस समय की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर भी गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि यह दर्शाता है कि उस समय के राजा और राजकुमारों के बीच व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध कितने जटिल थे। संयोगिता के साथ विवाह। संयोगिता के अपहरण के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उससे विवाह किया। उनका विवाह भारतीय इतिहास में प्रेम और साहस का एक अद्वितीय उदाहरण माना जाता है। विवाह के बाद संयोगिता पृथ्वीराज की जीवन संगिनी बन गई और उन्होंने अपने पति के हर संघर्ष में उनका साथ दिया। संयोगिता का जीवन भी पृथ्वीराज के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा और उन्होंने हर मुश्किल समय में उनका साथ दिया। शासन और प्रशासनिक नीति। न्याय व्यवस्था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य में न्याय और शांति की स्थापना के लिए कई सुधार किए। उनके शासनकाल में न्याय प्रणाली को मजबूत किया गया और प्रजा को न्याय दिलाने के लिए नए कानून बनाए गए। उन्होंने अपने राज्य में सामान्य न्याय प्रणाली का पालन किया और प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय बने रहे। कला और संस्कृति का संरक्षण। पृथ्वीराज चौहान का दरबार साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। उनके शासनकाल में कला और साहित्य का भी विकास हुआ। उनके दरबार में कई प्रमुख कवि और लेखक थे, जिनमें चंद्रबरदाई प्रमुख थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का विस्तृत वर्णन है। इसके अलावा उनके शासनकाल में संगीत, नृत्य और चित्रकला का भी विकास हुआ। उन्होंने अपने राज्य में कलाकारों और विद्वानों को प्रोत्साहित किया और उन्हें सम्मानित किया। उनके शासनकाल में मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण भी किया गया, जो उस समय की कला और संस्कृति का प्रतीक है। व्यापार और अर्थव्यवस्था। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए। उन्होंने अपने राज्य के व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में व्यापारिक गतिविधियों का विकास हुआ और उनके राज्य में धन और समृद्धि का संचार हुआ। उन्होंने अपने राज्य की कृषि को भी प्रोत्साहित किया और किसानों को नए कृषि तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उनके शासनकाल में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। पृथ्वीराज चौहान की वीर गति।
गौरी द्वारा बंदी बनना। तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उन्हें मोहम्मद गौरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गौरी ने उन्हें अंधा कर दिया और उन्हें कैद कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की बंदी बनाए जाने की घटना भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह घटना उनके जीवन की वीरता और साहस का प्रतीक है। अंतिम विदाई और वीरगति। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र और कवि चंद्रवरदाई की सहायता से मोहम्मद गौरी को मार डाला। यह घटना को लेकर कई कहानियाँ और कथाएं प्रचलित है। चंद्रवरदाई ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार उन्होंने पृथ्वीराज को गौरी के सामने तीर चलाने के लिए प्रेरित किया। पृथ्वीराज, जो अब अंधे थे, ने चंद्रवरदाई की सहायता से अपने तीर से गौरी को मार गिराया। इस घटना के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अंतिम सांस ली और वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज चौहान के अंतिम क्षण। पृथ्वीराज चौहान के अंतिम क्षण उनकी वीरता और साहस का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की। उनकी मृत्यु एक महान योद्धा की तरह हुई, जिन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। पृथ्वीराज चौहान की विरासत। ऐतिहासिक योगदान। पृथ्वीराज चौहान का जीवन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी वीरता, साहस और संघर्ष की कहानी ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। उनका शासनकाल एक महत्वपूर्ण समय था जब भारत ने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। सांस्कृतिक धरोहर। पृथ्वीराज चौहान की सांस्कृतिक धरोहर उनके शासनकाल में कला, साहित्य और संस्कृति के विकास में दिखाई देती है। उनके शासनकाल में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। उनकी सांस्कृतिक धरोहर आज भी उनके द्वारा निर्मित किलों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों में जीवंत है। उनके शासनकाल में निर्मित स्थापत्य कला और वास्तुकला भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेरणा का स्रोत। पृथ्वीराज चौहान का जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी वीरता, साहस और संघर्ष की कहानी ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता और अपने अंतिम क्षणों तक अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है। उनका जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है, जो हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। निष्कर्ष। पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक महान योद्धा, कुशल शासक और उदार नेता की कहानी है। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया। उनका जीवन न केवल युद्धों और विजयों से भरा हुआ था, बल्कि उन्होंने अपने राज्य के प्रशासन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है और उनकी वीरता और साहस को सलाम करने के लिए मजबूर करता है। उनके जीवन की घटनाएं और
उनकी उपलब्धियां भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और वे सदैव हमारे हृदय में अमर रहेंगे। उनकी कहानी सदियों तक याद की जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।